हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, है ना। तो अभी जो अपना लेक्चर है इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स की, है ना। तो अपनी यूनिट चल रही है फोरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, और फोरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी में हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स चैप्टर की, है ना। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है आपके सामने बैलिस्टिक्स, है ना। तो बैलिस्टिक्स वर्ड का क्या मतलब होता है, साइंस डीलिंग विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, है ना। सीधी सी बात है, जो बंदूक है, बंदूक के अंदर जो गोली है, उस गोली की स्टडी ही क्या है, बैलिस्टिक्स है अपन बात करें तो, ना। तो वो गोली जो है ना, उस गोली की स्टडी ही बैलिस्टिक्स है। लेकिन अपन गोली वर्ड इस्तेमाल ना करके इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्टाइल्स अपन बात करें तो, ना। तो सीधी सी बात है, बंदूक के अंदर जो भी सामान है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल है अपन बात करें तो। और उस प्रोजेक्टाइल के मोशन की स्टडी ही क्या कहलाती है, बैलिस्टिक्स कहलाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ध्यान रखना। इस प्रकार से प्रक्षेप्य गति, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, जो साइंस प्रोजेक्टाइल की मोशन की स्टडी करती है वो क्या है, आपकी बैलिस्टिक्स है अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और प्रोजेक्टाइल वर्ड मैंने बोला है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या, जो भी बंदूक के अंदर है वो प्रोजेक्टाइल है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स की, है ना। तो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स क्या हो जाएगा, साइंस डीलिंग विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड बाउंड्स, ध्यान रखना इस प्रकार से। फायर आर्म क्या होता है, एक अग्नि अस्त्र होता है जिसको फेंक करके चलाया जाता है, भाले की तरह होता है, मतलब आग पकड़ने वाला ऐसा कुछ होता है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। एम्यूनिशन और बाउंड्स, बाउंड्स तो घाव होते हैं आपको पता ही है। एम्यूनिशन में कारतूस, गोला बारूद ये सब आते हैं ना। तो जो इन सब के इन्वेस्टिगेशन की स्टडी करेगा जो साइंस, यानी कि सीधी सी बात है, जो भी गोला बारूद से संबंधित बातों की स्टडी जिस ब्रांच में करेंगे साइंस की, वो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स है। फादर ऑफ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स है कैल्विन गोडार्ड। और पहला जो फायर आर्म है, फायर लेंस है अपन बात करें तो, फर्स्ट फायर आर्म ही है वो जो डिस्कवर किया गया था, चाइनीज लोगों ने डिस्कवर किया था, वो है फायर लेंस, है ना। ये सारी बातें बस जस्ट याद रखनी, कुछ काम की नहीं है ना। तो बस इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है कि पहला फायर आर्म कौन सा था। फायर आर्म एक इन जनरल बोले तो बंदूक को ही बोलते हैं फायर आर्म, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो पहला जो फायर आर्म था वो फायर लेंस था, ध्यान रखना इस प्रकार से। ये फेंक कर चलाया जाता था, भाले जैसा होता था कुछ, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मतलब फर्स्ट फायर आर्म अपन बात करें इन्वेंटेड बाय चाइनीज, उसका नाम क्या था, फायर लेंस था ना। मतलब फायर आर्म आप समझने के लिए बोल सकते हो, बंदूक मतलब कई टाइप के होते हैं, अपन पढ़ेंगे फायर आर्म का क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात मैंने क्या बोला, बैलिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या, बंदूक के अंदर जो भी गोली है, मतलब जो भी सामान है बंदूक के अंदर वो प्रोजेक्टाइल है, और उस प्रोजेक्टाइल की स्टडी, उसकी मोशन की स्टडी की अपन बात करेंगे वो है बैलिस्टिक्स, है ना। बैलिस्टिक्स के तीन टाइप्स अपन पढ़ेंगे, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स, या फिर उसे कहते हैं इंटरनल बैलिस्टिक्स, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक या एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स, और टर्मिनल बैलिस्टिक्स या बाउंड बैलिस्टिक्स, है ना। तो सबसे पहले है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास में, किसके पास में, बंदूक के पास में, फायर आर्म के पास में ना। इंटरनल का मतलब अंदर है। तो सीधी सी बात है, गोली जब बंदूक के अंदर है, वो बंदूक के अंदर उसकी मोशन का जो स्टडी है वो अपन बात करें क्या, प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स, है ना। तो बंदूक जब आप चलाओगे, ध्यान रखना इस प्रकार से, बंदूक जैसे ही आपने चलाई इस प्रकार से, तो अपन बात करें बंदूक के अंदर भी तो गोली कुछ ट्रेवल करेगी कुछ, तो ध्यान रखना वो जो मोशन है उसकी स्टडी ही क्या है, आपकी प्रोक्सिमल या इंटरनल बैलिस्टिक्स। इंटरनल क्यों बोला, क्योंकि बंदूक के अंदर है अभी गोली, है ना। तो स्टडी ऑफ फायर आर्म स्ट्रक्चर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन विद इन दी फायर आर्म या बैरल। बैरल क्या होता है, जो बंदूक के अंदर आगे की जो नली नहीं होती, वो उस नली को अपन कहते हैं बैरल, ध्यान रखना इस प्रकार से। सीधी सी बात है, फायर आर्म के अंदर, बंदूक के अंदर गोली के गति जो है, गोली का मोशन की स्टडी अपन क्या कर रहे हैं, गोली मत बोलो, मैंने बोला भी था प्रोजेक्टाइल वर्ड बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल के मोशन की स्टडी क्या है, वो है आपकी प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स। फिर आता है इंटरमीडिएट या एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। इसके नाम से समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, अब प्रोजेक्टाइल बाहर आ चुका है फायर आर्म से, तो ध्यान रखना जो बुलेट है, जो गोली है वो बाहर आ चुकी है। इंटरमीडिएट मतलब अभी हवा में ही है गोली, है ना, अभी टारगेट तक पहुंची नहीं है अपने। टारगेट कुछ भी हो सकता है, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई दीवार भी हो सकती है, कुछ भी टारगेट हो सकता है। तो टारगेट तक अभी पहुंची नहीं है, तो वो जाएगा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स या एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स। का मतलब क्या, गोली जो है, जो बुलेट है, जो प्रोजेक्टाइल है, उसका मोशन एयर में, उसकी स्टडी करना आफ्टर लिविंग द मजल। मजल क्या होता है, जो बंदूक का जो सिरा होता है एकदम आखिरी वाला, जहां से गोली निकलती है, वो होता है मजल। और जो नली होती है ना, वो क्या होती है, बैरल होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अपन फायर आर्म का भी पार्ट्स पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना इस प्रकार से, मजल से निकलने के बाद, बंदूक से निकलने के बाद गोली जब हवा में है, तो उसका स्टडी क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स या फिर
एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स है। एक्सटर्नल क्यों बोला, क्योंकि प्रोजेक्टाइल बाहर आ चुका है फायर आर्म से या बंदूक से, है ना। फिर टर्मिनल या बाउंड बैलिस्टिक्स, टर्मिनल मतलब अब वो अपने एंड तक पहुंच चुका है। टर्मिनल वर्ड का मतलब क्या होता है, एंड, तो वो एंड तक पहुंच चुका है। एंड क्या है उसका, जो भी टारगेट है, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी है, तो अपने टारगेट तक जाके पहुंच चुका है वो, और वहां पर उसने वाउंड प्रोड्यूस कर दिया है। अपन जनरली ह्यूमन की बात करेंगे, मतलब कोई लिविंग पर्सन की बात करेंगे, तो अपने उसने वाउंड जो प्रोड्यूस किया, उस वाउंड की स्टडी क्या है आपकी, टर्मिनल या फिर जो है बाउंड बैलिस्टिक्स, है ना। तो मैंने बात, अपन ने क्या बात की कि प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स का मतलब क्या, इंटरनल बैलिस्टिक्स क्या मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल की बंदूक के अंदर गति का अध्ययन, है ना। फिर जब वो हवा में आ गई तो हवा में उसकी गति का अध्ययन, एक्सटर्नल या फिर इंटरमीडिएट, तो फिर अपने टारगेट पर जब उसने हिट कर दिया तो वाउंड जो बना है उसकी स्टडी अपन करेंगे किसमें, टर्मिनल या बाउंड बैलिस्टिक्स में ना। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अपन सिर्फ प्रोक्सिमल बैलिस्टिक्स की बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स की, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले फायर आर्म की मैकेनिज्म की, फायरिंग की मैकेनिज्म, किस तरीके से गोली चलती है, फायर आर्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखो, आप कोई भी नोट्स वगैरह जो यूज कर रहे हो उसमें एक डायग्राम बना होगा फायर आर्म का ना, तो फायर आर्म का आप डायग्राम देख सकते हो इस प्रकार से। उसमें 3 पार्ट्स दिखा रखे होंगे, ब्रीच एंड, मजल एंड और आपका बैरल, और इस प्रकार से स्टॉक या हैंडल, है ना। तो क्या होता है कि जो आपका ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर जहाँ से बंदूक चलती है, तो ट्रिगर जब दबाया जाता है, ट्रिगर के पीछे एक लगा होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर एक हैमर होता है, और हैमर जो होता है उससे एक प्रोसेसिंग पिन या फायरिंग पिन लगी होती है ना। वो आगे जो आपका बैरल होता है उसके अंदर जो चैम्बर होता है जहाँ पे गोली रखी जाती है, उस चैम्बर को जाके हिट करती है, और चैम्बर को जैसे ही हिट करेगी गोली पे पुश होगा और गोली फायर कर दी जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। डायग्राम बना होगा आपकी बुक या नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से, है ना। पीपीटी की जरूरत नहीं है, नोट्स ही पढ़ा रहा हूँ, वो आपके पास जो नोट्स हैं एग्जैक्टली, है ना। तो पीपीटी की जरूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की, है ना। मैंने डाल भी नहीं रखी ड्राइव पे, आप कमेंट करोगे तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है सबसे पहले क्या हुआ, ट्रिगर खींचा आपने, ना, तो हैमर जो लगा होता है स्प्रिंग से जुड़ा होता है, ट्रिगर से स्प्रिंग जुड़ी है, उससे हैमर जुड़ा है ना। हैमर जो है अब पीछे की तरफ आ गया, हैमर पीछे की तरफ आया तो उसने पुश कर दिया, जो फायरिंग पिन लगी होती है, जो बैरल के अंदर एक चैम्बर होता है, जो ये बंदूक का बैरल था, इस तरीके से ट्रिगर दबाया तो बंदूक के बैरल के अंदर जो चैम्बर होता है जहां गोली रखी होती है, उस चैम्बर पे फायरिंग पिन ने धक्का मारा, तो उस फायरिंग पिन से चैम्बर पे धक्का पड़ा, तो फिर बुलेट पे धक्का पड़ेगा, जो गोली है ना, तो धक्का पड़ेगा तो वो बाहर निकल जाएगी, सीधी फायर हो जाएगी, अपन बात करें ना। तो ये फायरिंग की मैकेनिज्म थी। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आर्म्स की, तो फायर आर्म के क्लासिफिकेशन की बात करें इस प्रकार से, तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर ऑफ बैरल के बेस पर। अगर मान लो सिर्फ एक ही बैरल है, इस प्रकार से मान लिया एक ही बैरल है तो सिंगल बैरल, ध्यान रखना इस प्रकार से, और 2 बैरल है तो डबल बैरल और मल्टीपल बैरल भी हो सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो सिंगल बैरल, डबल बैरल, मल्टी बैरल फायर आर्म्स हो सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। फायर आर्म का जनरल मतलब मैंने क्या बोला, बंदूक ही है एक तरीके से, है ना। अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके, अपन देख ही रहे हैं क्लासिफिकेशन। बैरल के बेस पर देखा, अब बेस्ड ऑन लोडिंग, लोडिंग के बेस पर मजल लोडिंग, ब्रीच लोडिंग। मजल लोडिंग जो यहाँ पे जो आखिरी सिरा होता है जिससे गोली निकलती है, उधर से ही अगर गोली डाल रहे हो आप, है ना। लोडेड फ्रॉम फ्रंट एंड, अपन बात के जो फ्रंट एंड है बंदूक का, वहीं से आप गोली डाल रहे हो उसमें, जो कि ट्रेडिशनल हो गया, मतलब पुराना हो गया तरीका, अब ऐसा यूज नहीं करते। अब करंटली कौन सा यूज किया जाता है, ब्रीच लोडिंग। ब्रीच लोडिंग क्या करते हैं, बंदूक को बीच में तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें गोलियां डाली जाती हैं, इस प्रकार से, है ना। ब्रीच जो बीच वाला हिस्सा है जो उसका, जहां से बंदूक को तोड़कर गोली उसमें डाली जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन अभी है ना। तो फ्रंट एंड से डाल रहे हो तो मजल लोडिंग, और बीच में से तोड़ करके गोली डाल रहे हो उसमें, तो वो है ब्रीच लोडिंग, है ना। फिर आता है बेस्ड ऑन फायरिंग या लोडिंग कैपेसिटी, है ना। फायरिंग या लोडिंग कैपेसिटी का मतलब है सिंगल शॉट या रिपीटेटिव, है ना। जब तक एक बार, मतलब नहीं, वो तो रिपीटेटिव हो जाएगा। सिंगल शॉट का क्या मतलब है कि एक गोली चलाई, अब दोबारा से गोली लोड डालनी पड़ेगी उसमें ना। रिक्वायर फ्रेश लोडिंग आफ्टर ईच फायरिंग, है ना। एक बार फायर कर दिया तो अब दोबारा से गोली लोड करनी पड़ेगी, दोबारा से गोली उसमें डालनी पड़ेगी, तभी दूसरी गोली आप चला पाओगे ना। तो सिंगल शॉट का मतलब एक ही शॉट चलेगा एक बार में, उससे एक बार ट्रिगर दबाया, एक शॉट चल गया, तो अब दोबारा शॉट डालना पड़ेगा, नई गोली डालनी पड़ेगी, तब आप गोली चला पाओगे, फायरिंग कर पाओगे। रिपीटेटिव का मतलब क्या है, एक बार जो है भर लिया, उसको अच्छे से लोड कर लिया, फिर मल्टीपल गोली आप चला सकते हो, ध्यान रखना ट्रिगर दबा के ना। फिर इसमें 2 तरीके की होती है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, नहीं बता रखिएगा इन्होंने। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है जब तक ट्रिगर दबाए हम रखेंगे तब तक लगातार फायरिंग होती रहेगी, है ना। ट्रिगर छोड़ेंगे तो फायरिंग बंद होगी ना। और सेमी ऑटोमेटिक जो होती है उसमें क्या होता है, एक बार दबाया एक गोली निकली, फिर दबाया फिर गोली निकली, इस प्रकार से, है ना। तो सिंगल शॉट वाले में तो क्या था, बार बार
भरना भरना पड़ेगा गोली, एक बार दबाते ही खाली हो गई वो एक ही गोली आएगी उसमें ना, तो बार बार भरना पड़ेगा गोली, जबकि रिपीटेटिव में एक बार भर दो बाद में चलाते रहो ना। इसमें दो टाइप होते हैं, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब जब तक ट्रिगर दबाए रखेंगे चलती रहेगी गोलियां, और सेमी ऑटोमेटिक मतलब एक बार ट्रिगर दबाया एक गोली चली, फिर दबाया फिर गोली चली, इस तरीके से है ना। इसके एग्जांपल दे रखे हैं रिवॉल्वर और पिस्तौल। रिवॉल्वर जो होती है ना उसका डायग्राम दे रखा होगा आपकी बुक में ना, उसमें क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वो होता है, मतलब खांचा बना होता है सिलेंड्रिकल, उसमें गोलियां भरी जाती है, 5-6 गोली आती है जितनी भी आती है उसमें ना, तो रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है जिसमें गोलियां भरी जाती है। जबकि पिस्तौल जो होती है उसमें एक स्प्रिंग मतलब मैगजीन होती है ना, उस स्प्रिंग मैगजीन में गोलियां डाली जाती है, ध्यान रखना। इस प्रकार से एमसीक्यू आता है कि रिवॉल्वर में क्या होता है, रिवॉल्विंग सिलेंडर होता है जिसमें गोलियां डाली जाती है, जबकि पिस्तौल में एक स्प्रिंग मैकेनिज्म बनी होती है, मतलब एक मैगजीन होती है स्प्रिंग मैगजीन, उसमें गोलियां भरी जाती है, ऐसे ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इनर सरफेस राइफल्ड वर्सेस स्मूथ बोर्ड गन्स अपन बात करें तो दो तरीके की गन अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। और भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं फायर आर्म के, एक्शन के बेसिस पर होता है, लिवर एक्शन, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो ये बताया है क्या, नहीं बताया, बताया तो होगा, नहीं बताया इन्होंने, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो लिवर एक्शन, बोल्ट एक्शन है ना, पंप एक्शन, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन इजेक्टिंग एम्प्टी केस है ना। आपने पुरानी जो फिल्में वगैरह उसमें देखा होगा, जब वो गोली चला देते थे इस प्रकार से तो फिर पीछे खींचते थे तो कुछ चीजें नीचे गिर जाती थी है ना, तो जो नीचे गिर रहा है वो एम्प्टी केस होता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे एम्प्टी केस क्या होता है। तो एम्प्टी केस को आप किस तरीके से गिरा रहे हो ना, एक तो होता है जिसमें आप चलाते जा रहे हो नीचे एम्प्टी केस गिरते जा रहे हैं, एक आपको जो है गिराना पड़ रहा है उसको, तो उसके बेस पर भी बंदूकों के टाइप होते हैं, लिवर, बोल्ट और पंप अपन बात करें, ध्यान रखना इस प्रकार से नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखना ना। तो अब बात करेंगे राइफलिंग के बेस पर जो है फायर आर्म के क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान रखना राइफलिंग अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे राइफल्ड गन, और राइफलिंग अगर एब्सेंट है तो उसे कहेंगे क्या, स्मूथ बोर्ड गन, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बंदूक के अंदर राइफलिंग प्रेजेंट है कि नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो राइफलिंग पैटर्न कैसा है बैरल का, उसको एग्जामाइन करते हैं हेलिक्सोमीटर से ना। तो एक क्वेश्चन आता है राइफलिंग पैटर्न ऑफ बैरल को किससे एग्जामाइन किया जाता है, इनर सरफेस ऑफ फायर आर्म को किससे एग्जामाइन करते हैं, हेलिक्सोमीटर से ना। तो सबसे पहले तो बात करें राइफलिंग होती क्या है ना, जो आपकी बंदूक का बैरल होता है उस बैरल के अंदर स्पाइरल ग्रूव्स बने होते हैं, खांचे बने होते हैं जिनमें बुलेट फिक्स हो जाती है जाकर के ना। तो ध्यान रखना है उन खांचों को क्या कहते हैं अपन, राइफल से ग्रूव्स, ध्यान रखना, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं, राइफलिंग, ध्यान रखना इस प्रकार से। जबकि जो स्मूथ बोर्ड गन होती है वो कंप्लीटली स्मूथ होती है, कंप्लीटली सिलेंडर स्मूथ होता है उसका, ध्यान नहीं रखना इस प्रकार से, बेलनाकार होती है ना, स्मूथ होता है एकदम, वो कोई ग्रूव खांचे नहीं बने होते उसमें ना। तो राइफलिंग इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है। राइफलिंग बनाते किससे हैं, हुक कटर जो होता है, एक ब्रोच कटर भी कहते हैं शायद उसको, उससे बनाई जाती है राइफलिंग, ध्यान ही रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर अपन बात करेंगे इसके जो है प्रोजेक्टाइल का फायर किया जाएगा इसमें, तो राइफल्ड गन से जो फायर किया जाता है वो क्या होता है आपका, सिंगल बुलेट होती है, लेड की बनी होती है, जबकि इसमें मल्टीपल लेड शॉट्स फायर किए जाते हैं, पैलेट्स बोलते हैं, लेड पैलेट्स, उनको ध्यान रखना इस प्रकार से। और मैकेनिक्स क्या होती है इसकी, तो इसमें बुलेट फायर की जाएगी, इसमें लेड शॉट्स है ना। मैकेनिक्स ये है कि राइफल से भाई राइफलिंग करनी जरूरी क्यों है ना, आप कह रहे हो कि जो अंदर की सरफेस होती है बैरल की उसको हुक कटर से काट कर उसमें खांचे बना दिए जाते हैं, तो क्यों बनाए गए हैं वो खांचे, वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये जो ग्रूव, ये जो खांचे बने हैं ये गोली को स्पिन करवा देंगे, गोली स्पिन करते करते आगे बढ़ेगी, और स्पिन करते करते आगे बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेंज बढ़ेगी, उसकी प्रेसिजन अच्छा होगा, मतलब जहां पे आप मारना चाहते थे वहीं जाकर के लगेगी गोली है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज होती है, पुअर प्रेसिजन होता है, तो इसमें शॉर्ट रेंज होती है, पुअर प्रेसिजन होता है ना, शॉट्स स्कैटर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसलिए राइफलिंग जो है जरूरी है ना। एग्जांपल इसके रिवॉल्वर, पिस्तौल, राइफल है, रिवॉल्वर की रेंज बता रखी है 200 मीटर, पिस्तौल की 400 मीटर, और जो मिलिट्री राइफल होती है उनकी 1 से 3 किलोमीटर तक रेंज होती है। जबकि जो शॉर्ट गन है इसके एग्जांपल में स्कैटर गन, पेपर गन भी कहते हैं, उसको ध्यान रखना है इस प्रकार से, इसकी रेंज बहुत कम होती है इस प्रकार से बात करें तो। अब बात कर रहे हैं चोकिंग मैकेनिज्म की ना। हमने अभी क्या बोला कि शॉर्ट गन जो होती है, स्मूथ बोर्ड गन जो होती है, इनकी सरफेस कैसी होती है, कंप्लीटली स्मूथ होती है ना। तो इनकी रेंज भी कम होती है, प्रेसिजन भी अच्छा नहीं होता, मतलब जहां गोली मारना चाहते थे वहां न लग करके इर्द गिर्द लग जाती है, तो इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, चोकिंग की जाती है ना। जो स्मूथ बोर्ड गन का जो बैरल होता है, जो नली होती है उसकी,
उसका लास्ट का कुछ पार्ट लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर जो पार्ट होता है ना, उसको चोक कर दिया जाता है। चोक मतलब उसको सकरा कर दिया जाता है ना, मजल एंड की तरफ से 5 से 7 सेंटीमीटर भाग को सकरा कर दिया जाता है, इसे कहते हैं चोकिंग। सकरा करने से फायदा क्या होगा, रेंज बढ़ेगी, प्रेसिजन अच्छा होगा, और जो डिस्पर्जन हो रहा था, जो फैल रहे थे लेड पार्टिकल्स, लेड की जो शॉट्स फैल रहे थे वो कम फैलेंगे ना। और ग्रेड्स दे रखी है इसकी, अनचोक्ड, क्वार्टर चोक्ड, 3/4 चोक्ड, फुली चोक्ड, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अनचोक्ड जिसमें चोकिंग है ही नहीं, क्वार्टर चोक्ड में 1/4, हाफ चोक्ड में 1/2, 3/4 चोक्ड मतलब 3/4, फुली चोक्ड। तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा चोकिंग होगी उतनी ही जो है कम डिस्पर्जन होगा, उतनी ज्यादा रेंज होगी, उतना गुड प्रेसिजन होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अनचोक्ड में मैक्सिमम डिस्पर्जन, फुली चोक्ड में मिनिमम डिस्पर्जन, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर आता है पैराडॉक्स गन है ना। पैराडॉक्स गन क्या होती है, स्मूथ बोर्ड गन ही होती है, लेकिन उसमें राइफलिंग प्रेजेंट होती है टर्मिनल एंड में ना। कंप्लीट राइफलिंग अगर प्रेजेंट है कंप्लीट बैरल में तो उसे तो राइफल गन कहेंगे, लेकिन सिर्फ टर्मिनल पार्ट में अगर राइफलिंग प्रेजेंट है ना तो उसे कहेंगे पैराडॉक्स गन। अपन बात करें तो पीछे से वो भी स्मूथ है लेकिन टर्मिनल पार्ट में राइफलिंग प्रेजेंट है तो पैराडॉक्स गन हो जाएगी इस प्रकार से। और इसमें भी लेड शॉट्स या लेड स्लग्स ही डाले जाते हैं, बुलेट नहीं डाली जाती है, इसमें ध्यान रखना इस प्रकार से, क्योंकि बुलेट के लिए मार्किंग चाहिए होती है, अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स में। और राइफलिंग जो होती है वो मार्किंग क्रिएट कर देती है ना, तो बुलेट फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना इस प्रकार से। अभी अपन बात कर रहे हैं इंटरनल डायमीटर कैसे मापा जाएगा राइफल्ड गन का या फिर स्मूथ बोर्ड गन का ना। तो देखो जो राइफल्ड गन होती है, मैंने क्या बोला, उसके अंदर खांचे बने होते हैं, उसका जो बैरल होता है ना, ध्यान रखना खांचे किस तरीके से बने होते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा उभरा होगा, फिर थोड़ा सा गड्ढा आएगा, फिर उभरा, फिर गड्ढा, फिर उभरा, फिर गड्ढा आएगा, इस तरीके से। तो जो डिप्रेस्ड पार्ट होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रूव, और जो उभरे हुए हिस्से होते हैं, जो रेज्ड पार्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं लेंट्स। तो जो दो अपोजिट लेंट्स होते हैं, इनके बीच की दूरी को अपन कहते हैं कैलिबर। डेफिनेशन दे रखी है ना, डायमीटर बिटवीन अपोजिट लेंट्स। अपन बात करें तो हम हॉस्टल में रहते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पे, इसलिए बार बार उधर देखना पड़ रहा है, सॉरी। तो ध्यान रखना इस प्रकार से डायमीटर जो होता है ऑपोजिट लेंट्स के बीच का, उसे अपन कह रहे हैं कैलिबर। जबकि यहाँ पे इसके अपन देखेंगे अभी क्या है, तो जो ऑपोजिट लेंट्स के बीच का डायमीटर होता है उसे कैलिबर कहते हैं। कैलिबर की सहायता से राइफल्ड गन का इंटरनल डायमीटर मापा जाता है कि ये जो बैरल है इसका इंटरनल डायमीटर कितना है ना। जबकि स्मूथ बोर्ड गन का मापा जाता है गोज या फिर बोर में है ना। तो इसमें कुछ बातें डायरेक्ट याद करने वाली हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। रिलेशन क्या होता है इसका, मेजरमेंट कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेजरमेंट है। जो दो लेंट्स हैं, जो दो उभरे हुए पॉइंट हैं, उनके बीच की दूरी डायरेक्टली माप लो, जितना कैलिबर वो आए वही इंटरनल डायमीटर है किसका, राइफल्ड गन का। तो डायरेक्ट लीनियर वैल्यू एक आती है इसमें ना। जबकि शॉर्ट गन के केस में क्या होता है, गोज या बोर में मापी जाती है। तो इसमें देखो क्या होता है, 1 पौंड वो ले लिया जाता है ना, लेड ले लिया जाता है। 1 पौंड लेड में लगभग 453.6 ग्राम लेड आ गया ना। उससे छोटी छोटी बोल्स बनाई जाती है ना, उन बोल को बैरल में भरा जाता है, और उन बोल के डायमीटर को इनडायरेक्टली, मतलब जो बॉल जो आपने डाली है, क्या किया हमने, 1 पौंड लेड लिया, उससे छोटी छोटी बॉल्स बनाई, उन बॉल्स को डाल दिया किसमें, बैरल में। तो उन जो बॉल होती है ना, उनके डायमीटर का हेल्प करते हुए जो स्मूथ बोर्ड गन होती है उनका डायमीटर मापा जाता है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, जो शॉर्ट गन का डायमीटर होता है वो इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है गोज के। अपन बात करें तो ये लाइन ध्यान रखनी है, हो सकता है थोड़ी समझ में ना आए ये लाइन। देखो क्या किया हमने, लेड बॉल्स बनाई, उनको बैरल में डाल दिया ना। अब एक दिमाग लगाना, मान लो कि एक लेड बॉल में, मान लो कि एक जो आपका पौंड था उसमें बन गई मान लो 20 बॉल बन गई ना, मोटी मोटी साइज की 20 बॉल बन गई, वो आपने अंदर फिट कर दिया ना। अब 20 बॉल का जो डायमीटर होगा वो उतना डायमीटर है किसका, उस बंदूक के बैरल का, ध्यान रखना इस प्रकार से, शॉर्ट गन का। और दूसरे से आपने को 40 बन गई, इस प्रकार से 40 बॉल बन गई, 1 पौंड में छोटी छोटी बनाई हमने, वो दूसरे में डाल दी, उसमें फिट हो गई, इस तरीके से है ना। तो उसका गोज क्या आएगा, कम आएगा। इस पॉइंट को आप याद ही रखिए, मैं तो ये कहूंगा ध्यान रखना ना, शॉर्ट गन का डायमीटर इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है गोज के ना। कैसे होती है मैकेनिक्स इसकी, बॉल बना करके डाला जाता है, उसका डायमीटर मापा जाता है गोज में, उसके बाद इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। तो डायरेक्ट याद रखो, गोज जो होती है उसका डायमीटर इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शॉर्ट गन के। गोज के इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है शॉर्ट गन का डायमीटर, इस प्रकार से बात करें ना।
फिर क्या आता है यहाँ पे, एम्यूनिशन आता है। एम्यूनिशन एंड शॉर्ट गन का कार्ट्रिज स्ट्रक्चर अपन बात करें तो एम्यूनिशन का मतलब है गोला बारूद, अपन बात करें तो एक तरीके से कारतूस होता है। तो शॉर्ट गन के अंदर क्या कार्ट्रिज भरा जाता है, कार्ट्रिज ही वही है, कारतूस गोला बारूद जो भी उसके अंदर भरा गया है, इस प्रकार से है ना। तो फायरिंग का सीक्वेंस क्या होता है, तीन चीजें भरी जाती है शॉर्ट गन के अंदर, है ना। मतलब एक इन जनरल एम्यूनिशन के अंदर एक होता है प्राइमर, एक होता है प्रोपेलेंट, एक होता है प्रोजेक्टाइल। प्राइमर का मतलब जो सबसे पहले इम्पैक्ट जनरेट करेगा, मतलब इम्पैक्ट सेंसिटिव होता है वो, ट्रिगर जैसे ही हमने दबाया तो सबसे पहले जो जलेगा, बर्न होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो प्राइमर इम्पैक्ट सेंसिटिव होता है, प्रेशर जैसे ट्रिगर दबाया, प्रेशर जनरेट किया तो वो जल जाएगा ना, वो बर्न हो जाएगा। बर्न हो जाएगा तो वो प्रोपेलेंट के पास, प्रोपेलेंट क्या होता है, गन पाउडर होता है, फिर वो बर्न होगा तो प्रोजेक्टाइल्स, जो प्रोजेक्टाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी फायर आर्म से बाहर निकल रहा है वो प्रोजेक्टाइल है, तो प्रोजेक्टाइल सीधे फायर कर दिए जाएंगे इस प्रकार से। प्रोजेक्टाइल अगर राइफल्ड गन है तो बुलेट होंगी, और शॉर्ट गन है तो क्या होंगे, लेड शॉट्स होंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो शॉर्ट गन का कार्ट्रिज स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या भरा जाता है शॉर्ट गन के अंदर जिससे वो फायर करता है, इस प्रकार से। कार्ट्रिज मतलब जो भी इसके अंदर भरा गया है, इस प्रकार से, है ना। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब जो निकलेगा, जो टारगेट को हिट करेगा। कार्ट्रिज जो उसके अंदर डाला गया है प्रोजेक्टाइल की मूवमेंट करवाने के लिए, वो सब कुछ कार्ट्रिज है ना, इस प्रकार से बात करें ना। तो कार्ट्रिज जो भी अंदर डाला गया है फायरिंग करवाने के लिए, प्रोजेक्टाइल जो टारगेट को हिट कर रहा है, इस प्रकार से बात करें। समझ में आ गया डिफरेंस है। तो कार्डबोर्ड बॉडी होती है विद मेटल बेस, है ना। तो कार्डबोर्ड की बॉडी बनी होती है मेटल बेस की बनी होती है, इस प्रकार से। तो टॉप कंपार्टमेंट होता है इसका लेड शॉट्स या पैलेट्स होते हैं, डायग्राम भी दे रखा होगा आपके नोट्स में। और मिडिल कंपार्टमेंट में क्या होता है, वेड होता है ना। वेड किसका बना होता है, वुड, कॉर्क, प्लास्टिक, फेल्ट, किसी का भी बन सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और कितनी दूरी तय करता है ये, 2 to 5 मीटर, है ना। तो वेड बना होता है वुड, कॉर्क, प्लास्टिक, फेल्ट का, 2 to 5 मीटर दूरी तय करता है। माइनर ब्रूज पैदा कर सकता है, ये भी जब टकराएगा टारगेट से जाकर तो माइनर ब्रूज पैदा कर सकता है। फंक्शन क्या होते हैं वेड के, स्लोप निमोनिक से आप याद रख सकते हो, सेपरेशन, लुब्रिकेशन, ऑब्चुरेशन एंड पिस्टन एक्शन। तो आपके बुक डायग्राम देखो जरा, उसमें क्या दिख रखा होगा, लेड शॉट्स। नोट्स खोल के बैठा करो, जो भी पढ़ रहे हो वो खोल के बैठा करो लेक्चर लेते टाइम, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। वेड जो होता है वो लेड शॉट को सेपरेट करता है गन पाउडर से। लेड जो होता है इसमें ग्रीज लगा होता है, तो ये लुब्रिकेट करते हुए चलता है पूरे बैरल को। लेड वेड वेड सॉरी लेड नहीं वेड। तो ध्यान रखना है वेड जो होता है वो गन पाउडर को लेड शॉट से सेपरेट करेगा, लुब्रिकेट करते हुए चलेगा पूरे बैरल को, प्रिवेंट करेगा गैस एनर्जी लीक को ना। जब गन पाउडर जलेगा तो वो एनर्जी पूरे लेड शॉट्स तक समान मात्रा में जानी चाहिए, आपस में बिखरनी नहीं चाहिए, तो एनर्जी लीक को प्रिवेंट करेगा, ध्यान रखना। ऑब्चुरेशन का मतलब होता है डांट लगा देना, एक बिखरने से रोक देना एनर्जी को, इस प्रकार से ऑब्चुरेशन। और लुब्रिकेशन तो पता ही होगा, और सेपरेशन सेपरेट करने वाला। पिस्टन एक्शन है, पिस्टन एक्शन क्या है, जो भी लेड शॉट्स होते हैं उनको ऊपर की तरफ धकेलता है, ये ध्यान रखना है इस प्रकार से। और बेस कंपार्टमेंट जो होता है उसमें गन पाउडर प्लस प्राइमर प्लस परकशन कैप पाई जाती है, मतलब प्राइमर को ही बोलते हैं परकशन कैप, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो बेस कंपार्टमेंट में क्या होंगे, गन पाउडर होंगे, प्राइमर या परकशन या डिटोनेटर भी बोलते हैं उसको, ध्यान रखना है ना। तो ब्रेन ऑफ द कार्ट्रिज कहा जाता है इसको, क्योंकि इंपैक्ट सेंसिटिव होता है ये। जब प्राइमर जलेगा तब गन पाउडर जलेगा, तब लेड शॉट्स बाहर निकलेंगे, वेड बाहर निकलेगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। राइफल बुलेट की बात करें, राइफल बुलेट में जो होता है वेड एब्सेंट होता है ना। वेड एब्सेंट क्यों होता है, क्योंकि एक सिंगल बुलेट ही प्लेस की जाती है गन पाउडर के ऊपर, तो जैसे ही गन पाउडर जलेगा उसकी सारी एनर्जी बुलेट को मिल जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी। इसमें मल्टीपल लेड शॉट्स तो है ही नहीं कि उनकी एनर्जी को बचाना है, सारे लेड शॉट्स को बाहर निकालना है, एक ही तो बुलेट है इसमें, तो गन पाउडर की सारी एनर्जी उस बुलेट को मिलेगी और बाहर निकल जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है ना। एक ही बुलेट रखी जाती है इसमें, जबकि उसमें मल्टीपल लेड शॉट्स रखे जाते हैं शॉर्ट गन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक मेटल केस बना होता है जो कि ब्रास का, पीतल का बना होता है, जिसमें कैन्युलर पाए जाते हैं, ग्रूव पाए जाते हैं टू होल्ड बुलेट, है ना। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनी होती है जिसके अंदर बुलेट को रखा जाता है ना। उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं जिससे बुलेट एकदम फंस जाए उसके अंदर, उन खांचों को कहते हैं कैन्युलर, और बुलेट उसके अंदर फंस जाएगी। और वो ब्रास जो का बना होता है, पीतल का बना होता है, उसे मेटल केस कहते हैं। हमने बोला था ना मैकेनिज्म ऑफ इजेक्टिंग एम्प्टी केस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं फायर आर्म का। तो गोली ही बाहर निकलती है, सिर्फ केस बाहर नहीं निकलता, केस को फिर बंदूक से बाहर निकालना पड़ता है, आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। या तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा या आपको निकालना पड़ता है, उसके बेस पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं फायर आर्म का, समझ रहे बात को। तो वेड इसमें एब्सेंट होता है, तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनी है, उसके अंदर बुलेट है, उसके अंदर ग्रूव्स बने हैं जिसे कैन्युलर अपन कह रहे हैं, वो रखा हुआ है किसके ऊपर, गन पाउडर के ऊपर, है ना।
तो कार्ट्रिज पेट स्टे इन रिवॉल्वर सिलेंडर इजेक्टेड इन पिस्टल राइफल, है ना। तो ध्यान रखना है कार्ट्रिज का भविष्य क्या होगा, वो रिवॉल्वर सिलेंडर के अंदर रखा जाएगा और इजेक्टेड हो जाएगा, ध्यान रखना, बाद में फेंक बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट फिर अपन बात करेंगे, तो ये ध्यान ही रखना इस प्रकार से, वेड एब्सेंट होता है, बुलेट, गन पाउडर, प्राइमर, ये सब पाया जाता है इसमें राइफल्ड गन में ना, वेड नहीं पाया जाता इस प्रकार से। और वो संरचना क्या है जो बुलेट को रोके रखती है, वो है कैनुलेर, है ना। फिर प्रोपेलेंट की बात करेंगे, गन पाउडर की तीन तरीके गन पाउडर होते हैं, ब्लैक गन पाउडर, सेमी स्मोकलेस गन पाउडर और स्मोकलेस गन पाउडर है। जो ब्लैक गन पाउडर होता है उसके अंदर लो एनर्जी होती है, ध्यान रखना है, 1 ग्राम से केवल 3 से 4 लीटर गैस प्रोड्यूस होती है ना। जबकि स्मोकलेस गन पाउडर के अंदर हाई एनर्जी होती है, 1 ग्राम से लगभग 12 से 13 लीटर गैस जनरेट होती है। तो ध्यान रखना है, हाई स्मोक बनेगा ब्लैक गन पाउडर में, लो स्मोक बनेगा स्मोकलेस गन पाउडर में। ब्लैक गन पाउडर के कंपोनेंट्स को याद रख सकते हैं, पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, सुना होगा स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो पीसीएस से याद रख सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट, आप में से भी हो सकता है कोई तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की, पीसीएस की, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। तो 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल 15% और सल्फर 10% परसेंटेज याद रखना है पीसीएस का, 75, 15 और 10 पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट है यहाँ पे, क्लोराइड नहीं है, क्लोराइड पढ़ेंगे आगे प्राइमर में होगा वो, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट्रेट है ना। और जो आपका स्मोकलेस गन पाउडर होता है उसमें क्या क्या होता है, अगर सिंगल बेस है ना, बेस मतलब सिंगल कंपोनेंट वाला है, तो नाइट्रोसेल्युलोज, डबल बेस डबल कंपोनेंट मतलब नाइट्रोसेल्युलोज प्लस नाइट्रोग्वानिडीन, नाइट्रोसेल्युलोज प्लस नाइट्रोग्वानिडीन आएगा, इसमें थोड़ा करेक्शन है, ट्रिपल बेस में नाइट्रोसेल्युलोज प्लस नाइट्रोग्वानिडीन प्लस नाइट्रोग्लिसरीन ना, ध्यान रखना है। डबल बेस में नाइट्रोग्वानिडीन आएगा, ना कि ग्लिसरीन, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ध्यान रखना इस प्रकार से। और ट्रिपल बेस में नाइट्रोग्लिसरीन आ जाएगा साथ में, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। और जो सेमी स्मोकलेस होता है उसमें 80% ब्लैक गन पाउडर होता है प्लस 20% स्मोकलेस गन पाउडर होता है, ध्यान रखना है, 80 और 20 इस प्रकार से, है ना। फिर आता है फाइननेस ऑफ द गन पाउडर। तो फाइननेस क्या होती है, एफ जी, उससे ज़्यादा एफ एफ जी, उससे ज़्यादा ट्रिपल एफ जी, जितना ज़्यादा एफ होगा उतनी ज़्यादा फाइननेस होगी। फाइननेस मतलब उतना अच्छे से वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उतना अच्छा जो है वेलोसिटी मिलेगी बुलेट को, लेड शॉट्स को, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर यहाँ पर एक आता है पोटेशियम का नोट पॉइंट, वो नोट पॉइंट क्या कहता है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट दो कंपाउंड होते हैं पोटेशियम के, पोटेशियम क्लोराइड तो पाया जाता है प्राइमर में और पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है गन पाउडर में। तो पोटेशियम क्लोराइड किस में होता है, प्राइमर में, है ना। तो पीसीपी एक कोचिंग है सीकर में, कोई सीकर के आसपास का हो तो पता होगा उसको। तो पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो प्राइमर में पाया जाता है, पीसीपी से याद रख सकते हो। और पोटेशियम नाइट्रेट फिर किस में पाया जाएगा, गन पाउडर में पाया जाएगा, पीएनजी से याद रख लो उसको, ठीक है ना। तो फिर बात करेंगे प्राइमर में और क्या क्या पाया जाता है। अभी पोटेशियम क्लोराइड तो पाया जाता है, आपने बोल दिया, और किन किन चीजों से बना होता है प्राइमर। तो इसके लोग ब्लास्ट से अपने याद रख सकते हैं, ब्लास्ट निमोनिक जो होता है ना, उससे याद रख सकते हैं। तो बेरियम नाइट्रेट, बी से, एल से लेड पेरोक्साइड, ए से एंटीमनी सल्फाइड, एस से स्टिफनेट और टी से टेट्राजिन। तो ब्लास्ट निमोनिक से आप याद रख सकते हो, बेरियम नाइट्रेट, लेड पेरोक्साइड, एंटीमनी सल्फाइड और स्टिफनेट और टेट्राजिन, ब्लास्ट से याद रखेंगे इसको ना। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेड शॉट्स की। तो गन पाउडर की बात कर ली, प्राइमर की बात कर ली, राइफल्ड गन में बुलेट होती है, जबकि स्मूथ गन में लेड शॉट्स होते हैं, उनकी बात कर ली। तो अब लेड शॉट्स की बात करेंगे इस प्रकार से ना। आप बोल रहे हो स्मूथ गन में लेड शॉट्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे लेड शॉट्स भरे होते हैं स्मूथ गन के बैरल में। तो लेड शॉट्स की बात करते हैं, किसके बने होते हैं, मटेरियल के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सॉफ्ट शॉट, हार्ड शॉट और आपका स्टील शॉट, है ना। सॉफ्ट शॉट में सिर्फ लेड होता है ना। हार्ड शॉट को चिल्ड शॉट भी कहते हैं, जिसमें लेड प्लस मेटल होती है। और स्टील शॉट अपन बात करें केवल स्टील होता है ना। तो मटेरियल के बेस पर क्लासिफिकेशन सॉरी तो मटेरियल के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे, सॉफ्ट शॉट, हार्ड शॉट और स्टील शॉट, जिसमें सिर्फ लेड है सॉफ्ट शॉट, हार्ड या चिल्ड में लेड प्लस मेटल और सिर्फ स्टील है तो स्टील शॉट, है ना। साइज के बेसिस पर करेंगे, ध्यान रखना है DBBR, डस्ट शॉट, बर्ड शॉट, बक शॉट और राइफल स्लग। डस्ट शॉट में क्या होगा, एक स्मूथ गन में 2000 शॉट्स भरे जाएंगे, बर्ड शॉट में 200 शॉट भरे जाएंगे ना, बक शॉट में 20 शॉट होंगे और राइफल स्लग में सिंगल शॉट होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डस्ट शॉट, बर्ड
शॉट, बक शॉट और राइफल स्लग 2220 एंड सिंगल शॉट रखा जाएगा राइफल की तरह, नाम से पता चल रहा है। राइफल में मैंने बोला था एक ही गोली तो रखी जाती है, एक उसमें कार्ट्रिज में, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो इसमें जबकि बहुत सारे रखे जाते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो ये डस्ट, बर्ड, बक, राइफल ध्यान रखना है। फिर टाइप्स ऑफ बुलेट आता है यहाँ पे, ध्यान रखना है। नॉन जैकेटेड, जैकेटेड। नॉन जैकेटेड मतलब जिसके ऊपर कोई जैकेट नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, तो केवल लेड की बनी होती है, ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है ना। अब वो केवल लेड की बनी है तो जब बंदूक गर्म हो जाएगी तो लेड पार्टिकल्स पिघल सकते हैं और मेल्ट हो सकते हैं, मेल्ट होगी तो बैरल से चिपक सकती है ना। तो ध्यान रखना नॉन जैकेटेड बैरल से चिपक सकती है। फिर जैकेटेड आता है, जैकेटेड में क्या होगा, जैकेट होती है मतलब कवरिंग होती है, किसकी, कॉपर या निकल की। तो अब इसके टाइप हो गए फुली जैकेटेड, सेमी जैकेटेड। फुली जैकेटेड क्या करेगी, मतलब पूरी तरह से वो कवर है तो उसके मेल्ट होने के या बैरल से चिपकने के चांसेस नहीं है, तो वो मैक्सिमम पेनिट्रेशन होगा इसमें। जबकि अपन बात करें सेमी जैकेटेड में क्या होगा, ये डिफॉर्म्स हो जाती है इम्पैक्ट पर है ना। प्रभाव जब पड़ेगा, बंदूक अत्यधिक गर्म होगी, प्रेशर वगैरह लगेगा, झटका वगैरह लगेगा तो इसकी आकृति बदल सकती है। आकृति बदलने को कहते हैं मशरूमिंग इफेक्ट, और इसे कहते हैं डम डम या होलो पॉइंट बुलेट। तो सेमी जैकेटेड के दो टाइप आते हैं, डम डम बुलेट और होलो पॉइंट बुलेट। तो इनमें क्या होता है, मशरूमिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब आकृति बदल सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं ऑन इम्पैक्ट, ध्यान रखना है इस प्रकार से। फिर आता है फ्रेंजिबल या फ्रेगमेंटेड बुलेट, ध्यान रखना इस प्रकार से। फ्रेंजिबल वर्ड का मतलब होता है भंगुर, यानी कि भंगुर जिसको चोट मारते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अपन बात करें तो ना। फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं उसके, तो पाउडर्ड आयरन या कॉपर में बदल जाए वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डिसइंटीग्रेट्स ऑन इम्पैक्ट, डिसइंटीग्रेट का मतलब ही क्या होता है, टूट जाए वो। लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है इसका, छोटा सा, ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता ये। लेड स्नो स्ट्रॉम इफेक्ट आता है यहाँ पे। लेड स्नो स्ट्रॉम, स्नो मतलब बर्फ और स्ट्रॉम बिल्कुल, और स्ट्रॉम मतलब आंधी तूफान। तो एक तरीके से बर्फीले तूफान, लेड का तूफान पैदा कर देता है ये, ध्यान रखना इस प्रकार से। मल्टीपल फ्रेगमेंट्स इन टिश्यू आल्सो सीन इन डमडम बुलेट्स है ना। तो डमडम बुलेट्स में भी देखने को मिलती है प्रॉपर्टी, फ्रेंजिबल बुलेट्स में भी देखने को मिलती है। क्या हुआ, आपने गोली चलाई, गोली चलाते ही वो जो बहुत सारे लेड शॉट्स बाहर निकले थे वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, सारे टुकड़े एक साथ घुसेंगे आपकी स्किन के अंदर, तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स दिखेंगे आपको बुलेट्स के टिश्यू के अंदर, ध्यान रखना इस प्रकार से। डमडम बुलेट में भी ये प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो भी तो अपना रूप बदल लेती है, डिफॉर्म हो जाती है इम्पैक्ट पड़ने पर। मशरूमिंग फिनोमेना देखो समझा भी रखा है इन्होंने। बुलेट टिप डिफॉर्म्स एक्सपेंड आउटवर्ड लाइक ए मशरूम अपॉन टारगेट इम्पैक्ट। जैसे ही टारगेट को हिट किया, टारगेट को हिट करेगा तो प्रेशर नहीं लगेगा क्या उसके ऊपर, हिट किया तो प्रेशर लगेगा, इम्पैक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा, तो उससे जो उसका टिप है बुलेट का वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपना आकार बदल लेगा या फिर फैल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ है ना। तो इसे कहते हैं मशरूमिंग फिनोमिना, अपना आकार बदल लेना, मशरूमिंग फिनोमिना, ध्यान रखना इस प्रकार से। अरे आंसर आ गया इसका, चलो देखेंगे वो ना। फिर बात कर रहे हैं स्पेशल बुलेट्स की। तो स्पेशल बुलेट्स में आते हैं यहाँ पे ट्रेसर बुलेट, इंसेंडियरी बुलेट, एक्सप्लोजिव बुलेट, प्लास्टिक बुलेट, पॉइजन बुलेट, टेंडम है, डुप्लेक्स, कार्टलेस, सारे याद नहीं रखने, जस्ट आइडिया होना चाहिए ना, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो ट्रेसर बुलेट जिसका पाथ में ट्रेस किया जा सकता है, पाथवे ट्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि वो ग्लोविंग होती है, चमकती है, लाइट फेंकती है वो, है ना, प्रकाश में मतलब प्रकाशमान होती है, तो इसलिए पाथवे ट्रेस कर सकते हैं। इंसेंडियरी बुलेट क्या होती है, उसकी टिप पर फॉस्फोरस पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है तो वो इम्पैक्ट पड़ने पर आग पकड़ सकती है, फायर कैचेज फायर ऑन इम्पैक्ट, आग पकड़ सकती है वो। एक्सप्लोजिव बुलेट जो एक्सप्लोज हो सकती है, फट सकती है, विस्फोट कर सकती है। प्लास्टिक बुलेट जो पीवीसी की बनी होती है। पॉइजन बुलेट जिसमें रेजिन या क्यूरिन का चैम्बर होता है, जिसमें पॉइजन डाला जाता है, टिश्यू में जाकर के पॉइजन छोड़ देगा वो, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर टेंडम है, डुप्लेक्स बुलेट, टू बुलेट प्लेस्ड वन बिहाइंड अनदर इन वन कार्ट्रिज। जनरली क्या होता है, एक कार्ट्रिज में एक ही बुलेट रखी जाती है, लेकिन इसमें दो रखते हैं बुलेट एक कार्ट्रिज में, ध्यान रखना ना। टेंडम का मतलब ही क्या होता है, एक के ऊपर एक, तो इसमें दो बुलेट रखी जाती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। टेंडम वर्ड अपन इंटरमीडिएट बैलिस्टिक्स वाले चैप्टर में यूज करेंगे इसको। तो एक के ऊपर एक बुलेट रखी जाती है, इसमें एक कार्ट्रिज के ऊपर दो बुलेट रख दी जाती है ना। फिर इंजरी की फिजिक्स समझा रखी है। इंजरी डिपेंड्स ऑन बुलेट मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मास। क्यों, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर आपने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो ध्यान रखना है वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बुलेट की एज कंपेयर टू उसके मास। दो बुलेट सेम मास की है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। या फिर एक कम मास की भी है लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो भी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, वेलोसिटी का ज्यादा इंपैक्ट होता है एज कंपेयर टू मास। एमसीक्यू है, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्लो करके देख लिया करो, नहीं समझ में आए तो ना 0.75x पे, बाकी तो दो दो बार बोल रहा हूँ, हर पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी नोट्स जो भी हैं वो पढ़ो, उनको ना पूरा समझा दिया है हिंदी में।
कुछ अलग नहीं है, जो भी नोट्स आपके पास वही पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली। तो पढ़ते रहो, है ना, ध्यान रखना। एमसीक्यू अगले लेक्चर में देखेंगे, एक तो पता चलेगी आपको, है ना।